रामानंद शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में जैन दर्शन या जैन तत्वज्ञान का विभाग है, उसके विभाग प्रमुख हैं और उनका जैन दर्शन धर्म और अध्ययन का बहुत ही अच्छा अध्ययन है। तो आज वो हमारे लिए जैन दर्शन में भी एक न्याय विषय जो है उसका बहुत महत्व है और जैन न्याय का क्या महत्व है इस विषय पर हमारे लिए प्रबोधन करेंगे या जागृत करेंगे। तो हाँ, मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। भारत के दर्शनों में जैन दर्शन का चालू नहीं है क्या? भारतवर्ष में अनेक दर्शन हैं, उनमें से जैन दर्शन का अपना एक विशेष स्थान है। जैन दर्शन प्राचीनता की दृष्टि से, व्यावहारिकता की दृष्टि से, अहिंसा, करुणा, विश्व शांति, अपरिग्रह, आज के समय की ज्वलंत समस्या पर्यावरण आदि अनेक अनेक दृष्टियों से जैन दर्शन लाखों वर्ष पुराना होते हुए भी आज तक प्रासंगिक बना हुआ है। जब कोरोना महामारी फैली तब सब ने इस बात को अनुभव किया कि यदि हम जैन जीवन शैली को अपनाते तो आज इतनी दिक्कतें नहीं होती। उसी जैन दर्शन में अनेकानेक आचार्य हुए जिन्होंने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि केवल मनुष्य जाति के कल्याण के लिए नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लाखों ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान में भी जैन परंपरा में लाखों ग्रंथ पाए जाते हैं। हमारा विषय जैन न्याय का महत्व है। ये जो जितने लाखों ग्रंथ पाए जाते हैं, इन ग्रंथों को कई प्रकार से बांट करके देखते हैं। जैन आचार्यों की ये विशेषता है कि उन्होंने केवल किसी धर्म दर्शन की ही अकेली किताब नहीं लिखी है, जैसा कि अक्सर समझा जाता है कि ये तो धर्म है तो इनके पास केवल धार्मिक विचार होंगे। लेकिन जैन आचार्यों ने धर्म दर्शन के अलावा भी ज्ञान विज्ञान की हर शाखा पर लिखा है। व्याकरण भी लिखा है, तो आयुर्वेद भी लिखा है, फिजिक्स भी लिखा है, केमिस्ट्री भी लिखी है, साइकोलॉजी भी है, बॉटनी भी है, बायोलॉजी भी है। मैंने इसकी एक सूची बनाई है, उस सूची से आप देख सकते हैं। अभी मैं उस साइड में डिटेल में नहीं जाता हूँ, पर कहने का मतलब यही है कि जैन ग्रंथ बहुत प्रकार के हैं, बहुत भी हैं और बहुत प्रकार के भी हैं। और वे बहुत प्रकार के कौन कौन से हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे एक तरीका अपनाया जाता है कि जैन शास्त्र 4 प्रकार के हैं। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग,
और द्रव्यान योग। जैन धर्म में ये 4 भाग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिन शास्त्रों में कथा होती है, पुराण होती है, तीर्थंकरों के चरित्र लिखे होते हैं, उन सबको प्रथमान योग कहते हैं। जिन ग्रंथों में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे हमारे डूज और डू नॉट्स का जिनमें वर्णन होता है, उन किताबों को, उन जैन शास्त्रों को चरणान योग कहते हैं। जिन शास्त्रों में द्रव्यों का, इस जगत में जैन फिलॉसफी के हिसाब से 2 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, चेतन और अचेतन। उन दोनों का बहुत डिटेल में वर्णन जिसमें होता है उसका नाम द्रव्यान योग होता है। और जिसमें गणित का वर्णन होता है, बहुत सूक्ष्म वर्णन जिसमें होता है, उसे करणान योग नाम से जाना जाता है। ये 4 तरह के, अगर आप मेरे सामने 10 लाख ग्रंथ रखो तो मैं एक एक को उठाकर 4 ढेर लगा दूंगा और बोलूँगा ये प्रथमान योग है, ये चरणान योग है, ये करणान योग है, ये द्रव्यान योग है, ऐसे बांटते हैं। फिर उसमें भी एक एक में और कई सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे द्रव्यान योग, तो द्रव्यान योग के 3 भाग हैं। 3 तरह के शास्त्र द्रव्यान योग में भी होते हैं। एक को कहते हैं न्याय, दूसरे को कहते हैं सिद्धांत, और तीसरे को कहते हैं अध्यात्म। जिन ग्रंथों में तर्क से, युक्ति से किसी बात की परीक्षा की जाती है, परीक्षा करने का तरीका समझाया जाता है, उन ग्रंथों को न्याय शास्त्र कहते हैं। और जिन ग्रंथों में आत्मा की बात होती है, आत्मा को जानने की बार बार प्रेरणा दी गई होती है, आत्मा में जम जाओ, रम जाओ, लीन हो जाओ, 3 लोक में एक आत्मा ही सार है, ऐसी बात जिन ग्रंथों में की जाती है उनको अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। और जिन ग्रंथों में सिद्धांतों की, अनेकांतवाद सिद्धांत को समझाया जाए, कर्म सिद्धांत को समझाया जाए, उनको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। 3 तरह के ये ग्रंथ हैं। मैं सिमटता चला आ रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो हम अपने विषय पर बात नहीं कर पाएंगे। जिस विषय की आज हम चर्चा करने बैठे हैं वो विषय प्रथमान योग में नहीं है, करणान योग का नहीं है, चरणान योग का नहीं है, वो विषय द्रव्यान योग का है। मैं इसलिए भी ये बात बता रहा हूँ कि द्रव्यान योग बहुत उपयोगी बताया गया है। आत्म कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुयोग कोई है तो वो द्रव्यान योग है, और ये न्याय शास्त्र उसमें आता है। और उस न्याय शास्त्र का क्या मतलब है? न्याय शब्द हमने सबने सुना है, पब्लिक में ये शब्द सब जानते हैं, लेकिन वहाँ न्याय का मतलब लॉ होता है। न्यायाधीश माने क्या? न्यायालय और न्यायाधीश तो आपने सुने होंगे ना, जज, वो क्या करते हैं? न्यायालय में क्या होता है? न्यायालय में जैसे सही और गलत का निर्णय सुनाया जाता है, फैसला दिया जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। क्या काम न्यायालय में क्या होता है? मान लो मैं कहूँ कि मेरे को प्रोफेसर के जैन साहब ने सताया, मेरी ज़मीन हड़प ली, तो क्या होगा कि मैं एक मुकदमा करूँगा, ये भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा, हम दोनों लड़ेंगे, एक वादी होगा एक प्रतिवादी होगा। मैं कहूँगा कि इन्होंने मुझे ठगा, ये कहेंगे कि मैंने नहीं ठगा, तो मैं हुआ वादी, ये हुए प्रतिवादी।
और जो जज बैठेगा वो हम दोनों की बातों को शांति से सुनेगा और सुन करके तर्क से, युक्ति से, प्रमाणों से, इनसे प्रूफ पूछेगा, तुम बताओ, मुझसे भी पूछेगा, तुम दो। और जब वे सारे प्रूफों की अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो पहचान जाएंगे कि किसके प्रूफ कमज़ोर हैं, गलत हैं और किसके सही हैं, और वो फैसला दे देंगे। ये काम जैसे न्यायालय में होता है, बिल्कुल ठीक वैसा ही काम यहाँ होता है। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यहाँ भी सही को सही और गलत को गलत सिद्ध करने की एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। लेकिन फर्क क्या है उस न्यायालय में और इस न्यायालय में, कि उस न्यायालय में तो लौकिक मुद्दे सुलझाए जाते हैं, इस न्यायालय में अलौकिक मुद्दे सुलझाए जाते हैं। इतना पैटर्न में फर्क नहीं है, पैटर्न तरीका वही है। लेकिन जैसे इस न्यायालय में तो इस बात पर विचार होगा कि इसने मेरी ज़मीन हड़पी, इसने मेरा रुपया चुराया। लेकिन यहाँ पर फिलॉसफी के जो मुद्दे हैं, फिलॉसफी के क्या मुद्दे बताए गए, खास कर 3-4 मुद्दे ही खास है। जीव क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा सही पूछो तो फिलॉसफी 3 मुद्दों पर चल रही है। सारी फिलॉसफी, कोई भी फिलॉसफी हो, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, सबके मेन मुद्दे 3 हैं। पहला मुद्दा ये है कि जीव क्या है कि नहीं है, कैसा है। जीव कहो या आत्मा कहो, आत्मा क्या है। जब आत्मा पर विचार विमर्श होता है तो उसे कहते हैं जीव मीमांसा। जब जगत पर वाद विवाद करते हैं तो इसको कहते हैं जगत मीमांसा। और भगवान है कि नहीं है, कैसा है, इस पर विचार करते हैं तो इसका नाम होता है ईश्वर मीमांसा। फिलॉसफी पढ़ने वालों को ये सब बातें बहुत ज़रूर आती होंगी, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। मैं तो मेरे विषय के लिए ये सब लोगों को मेरी बात तक पहुंच जाए। फिलॉसफी के 3 मुद्दे मुख्य हैं। एक का नाम है जीव मीमांसा, दूसरे का नाम है जगत मीमांसा और तीसरे का नाम है ईश्वर मीमांसा। और न्यायालय, जैन न्याय या कोई भी न्याय इनका फैसला करता है। जैसे एक ने कहा, इन्होंने कहा आत्मा है, मैंने कहा आत्मा कुछ नहीं होता है ही नहीं, तो हो गया ना विवाद। अब ये विवाद हो गया कि ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं है। फिर ये कह रहे हैं तो मैंने पूछा कैसा है, तो उन्होंने कहा कि वो छोटा सा है, यहाँ रहता है। और वो मैडम बोली नहीं है, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन वो इतना छोटा सा नहीं है, वो तो सारे शरीर में फैला। तो अब इन दोनों में भी विवाद हो गया। फिर हमने कहा आत्मा, आपका क्या विचार? बोले आत्मा एक ही है, हम सबके बीच में उसी का अंश है। ये वही आत्मा इनमें भी है, वही इनमें है, सब एक ही आत्मा के सब में छाया है। उन्होंने कहा नहीं, सब में अलग अलग आत्मा है और सब सेपरेट है, आत्मा एक नहीं है, सब अलग। अगर एक आत्मा हो तो ये दुखी है, वो सुखी है, वो सो रहा है, वो जग रहा है, ऐसा कैसे है? इससे सिद्ध होता है, माने ये अपने लॉजिक पेश कर रही हैं, ये अपने लॉजिक पेश कर रही हैं और सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो निर्णय कैसे हो कि न्याय शास्त्र के पास ले चलो। ऐसे ही ईश्वर है कि नहीं है तो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या वो दुनिया को बनाता है, कब से है, एक है कि अनेक है। ये ईश्वर के संबंध में दुनिया भर की विचारधाराएं हैं। इन पर जब
निर्णय करना हो तो कौन करे? तो वो इस न्यायालय में, फिलॉसफी का न्यायालय है इसका। ये आज हमारा टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक क्या है? न्याय शास्त्र। और न्याय शास्त्र का मतलब अलौकिक न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र माने दार्शनिक न्याय शास्त्र। लौकिक न्याय शास्त्र नहीं है हमारा ये। हमको वो जरा उसकी तराजू कम थी, ज़्यादा थी, इस दुकानदार ने बिल कम बना दिया, जीएसटी चुरा, वो सब काम तो दुनिया में करने वाली अदालतें बहुत है। लेकिन ये अदालत फिलॉसॉफी की है। ये जैन तत्व ज्ञान विभाग है ना जिसमें अपन बैठे हैं, ये तो दर्शन शास्त्र में बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ दार्शनिक मुद्दों को सुलझाने की पद्धति का नाम न्याय है। न्याय शब्द कैसे बना है? ये न्याय मेरा बहुत प्रिय विषय है और न्याय शास्त्र पर मैंने कोई 3-4 हज़ार क्लास ली हैं। 1200 तो मेरी यूट्यूब पर पड़ी होंगी। 5-6 किताबें लिखी है जिनमें से एक किताब ये भी है। ये न्याय, कोई इस न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहे, शुरू से थोड़ा समझना चाहे, ये बिल्कुल गणित जैसा है, तो उसके लिए एक किताब ये भी है। बिल्कुल शुरुआत से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। न्याय शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? कैसे बना न्याय शब्द? एक अर्थ तो मैंने बताया कि दूध का दूध, पानी का पानी, नीर क्षीर विवेक। लेकिन न्याय शब्द इस तरह से भी संस्कृत से बनता है। संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है नीयते ज्ञायते अनेन इति न्यायः। ये संस्कृत में एक नी धातु होती है। नी धातु नी नयने, उसी से नेता बनता है, जो हमें सच्चाई तक ले जाए, जो हमें वस्तु के सच्चे स्वरूप तक ले जाए, उसका नाम है न्याय। तो ये न्याय शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत सारे लोग समझने लगे होंगे अभी से। मैं तो अभी आगे विषय पे आऊँगा, लेकिन इतने से ही आपको आभास हो रहा होगा कि न्याय शास्त्र का क्या महत्व है। हमारा विषय है ना न्याय शास्त्र। हमें ये जो अलौकिक सूक्ष्म विषय हैं, जिनके बारे में हम बहुत लोगों की सुनते सुनते भ्रमित हो जाते हैं, और अंत तो गत्वा बहुत सारे लोग इस पर चिंतन करना ही छोड़ देते हैं, अपने मन में ग्रंथि बनाकर जी लेते हैं, उनको सुलझाता है। ये बाहर की ग्रंथि सुलझाना मामूली बात है, और ना भी सुलझे तो उससे कितना नुकसान होगा। लेकिन ये अंदर की ग्रंथि नहीं सुलझी तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ये उस ग्रंथि को सुलझाता है। बहुत शांति से आपको परीक्षा करना सिखाता है। न्याय का दूसरा नाम है तर्क शास्त्र। न्याय शास्त्र का तीसरा नाम है युक्ति शास्त्र। न्याय शास्त्र का चौथा नाम है हेतुवाद। हेतु आपको हेतु देना। पांचवा नाम है प्रमाण शास्त्र। इसी के मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिस विषय पर हम बोल रहे हैं उसके कितने नाम हैं। कभी आपसे कोई कहे मैं न्याय शास्त्र पर बता के जाऊं, और कोई कहे आप प्रमाण शास्त्र पर कुछ जानते हो, आपको नहीं। अरे भाई, न्याय शास्त्र का ही दूसरा नाम प्रमाण शास्त्र, क्योंकि ये एविडेंस मांगता है। हर चीज प्रमाण से, बिना प्रमाण के कोई एक भी बात ये सुनता। कोई भी कुछ भी कहेगा, वो कहेगा मेरी अदालत में आ जाओ, लेकिन प्रमाण लेकर आओ। बिना प्रमाण के आओगे तो हारने के लिए तैयार रहना, और प्रमाण कमजोर मत लाना। अकाट्य प्रमाण होने चाहिए, सत्य होने चाहिए, तभी कुछ तुम्हारे हित में फैसला आएगा। न्याय शास्त्र को परीक्षा भी कहते हैं, परीक्षा शास्त्र। और सही पूछो
तो न्याय शास्त्र वो चीज़ है जो फिलॉसफी को साइंस जैसा बनाता है। जैसे साइंस होती है ना, आजकल की नई पीढ़ी धर्म की बात जल्दी नहीं मानती, साइंस की मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि वो हमें एविडेंस से समझाता है ना। एक टीचर ने समझाया H2O बराबर वाटर, वो सुन लेता है, लेकिन सुनकर मानता नहीं है। वो लेबोरेटरी में जाता है, परख नली में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाता है और चेक करता है, ओ ये तो पानी बन गया। फिर कहता है कि बिल्कुल ठीक पढ़ा था क्लास में कि H2O बराबर वाटर। बिल्कुल ठीक है। असल में सांप्रदायिक बनना बहुत आसान होता है, लेकिन धार्मिक बनना बहुत कठिन होता है। दार्शनिक बनना, सत्य को पाना, ये न्याय शास्त्र सिखाता है कि तुमको सही बात जाननी है, तुमको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई बात सही है तो सही है। जैसे देखो, सामने सूरज है और अगर मैं बोलूं कि नहीं वो चांद है, मैं बोलूं कि नहीं वो तो पेड़ है, आप क्या कहेंगे? कि भाई आपके कहने से थोड़ी हम मानेंगे। कोई गलत बात को कोई गलत कहे तो न्याय शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति उसको तुरंत मना कर देगा। वो कहेगा मुझे तो सच्चाई जाननी है। न्याय शास्त्र सच्चाई को जानने का एक तरीका है। जब आदमी सांप्रदायिक होता है तो वो अभी कह रहे थे ना शांतिनाथ जी कि कट्टरता, ये सांप्रदायिकता है, वो कट्टरता लाती है। देश में क्या विश्व में सांप्रदायिकता ने बहुत खून की नदियां बहाई है, लेकिन जब आदमी नैयायिक बनता है, नैयायिक माने न्याय शास्त्र का प्रेमी, न्याय शास्त्र के आधार से जब कोई निर्णय करता है तो उसका कोई अपना नहीं होता है और कोई पराया नहीं होता है। उसको कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तो जैन हूँ ना, तो जो जो जैन कहते हैं वो सब सही है और जो जो बौद्ध कहते हैं वो गलत है। अगर मैं सांप्रदायिक दृष्टि से जैन बनूंगा तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर मैं सांप्रदायिक दृष्टि से बौद्ध बनूंगा तो मैं बोलूँगा जो बौद्ध कहते हैं वो सही है। और नैयायिक क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे जैन से और बौद्ध से मतलब नहीं है, मुझे तो सत्य से मतलब है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। मुझे किसी से क्या लेना देना, जो बात जैसी है वह। जैन दर्शन भी ऐसा ही एक परीक्षा प्रधानी दर्शन है और वो अपने सब अनुयायियों से कहता है, भगवान महावीर ने कहा कि तुम मेरी बात मेरे कहने से मत मानो, तुम मेरी बात स्वयं परीक्षा करो। अग्नि को अगर कोई पानी बोले या ठंडी बोले तो क्या होगा? अग्नि से पूछो। मान लो हम सब मिलकर भी एक प्रस्ताव पास करें आज यहाँ सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ अध्यासन में कि अग्नि आज से ठंडी होगी, तो अपन पास कर दे और बिल्कुल सर्वसम्मति से पास कर दे। तब भी अग्नि से तो पूछ लो कि तुम हमारा प्रस्ताव मानोगी? वो कहेगी हाथ देकर देखो। तो वस्तु का स्वरूप है वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध। ये गंगा क्या है? गंगा नदी हिंदू है कि मुसलमान? सूरज हिंदू है कि मुसलमान? क्या है? सूरज से पूछो कि तुम कौन हो, वो कुछ ऐसा भेदभाव करता है कि मैं हिंदू के घर पर तो
रोशनी डालूंगा, मुस्लिम पे नहीं डालूंगा, ऐसा कोई भेदभाव। कुछ अमीर का, गरीब का, गंगा नदी से पूछो कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, वो क्या कहेगी? वो अगर गाय आएगी तो वेलकम नहीं बोलेगी, और शेर आएगा तो गो आउट, शेर आएगा तो भी पानी पिलाएगी, गाय आएगा तो भी पानी पिलाएगी। वो जैसे सबको प्रेम से पानी पिलाती है। पेड़ सबका है, आम का पेड़ ये किसका है? ये तो ये सब आदमी ने अपने अपने आग्रह से बहुत धर्म बनाए हैं दुनिया में, और हमको सावधान होना है, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और इसे जीना मेरा हक है। मुझे सत्य को समझना है, और जो सत्य है उसको जो जानता है, मानता है, वही सुखी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्याय शास्त्र हमको एक ऐसा गोल्डन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है कि हमको ऐसी ताकत देता है कि जिससे हम अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना डेवलप करते हैं। आदमी जिंदगी भर किसी न किसी व्यामोह में, आग्रह में, पंथवाद में, मतवाद में, दार्शनिकों ने तो पथ बताया था, हम पंथ बना बना कर बैठ गए उनको, वो बड़ी दिक्कत हो गई। इसलिए न्याय शास्त्र सबसे पहले तो हमने जो कुछ गलत सीख रखा, मान रखा है, उसको साफ, हमारी स्लेट साफ। मान लो मुझे ब्लैक बोर्ड पर आपको कुछ पढ़ाना है और कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करूँगा मैं? पहले रब करेंगे। न्याय शास्त्र भी कहता है कि तुम पहले सब साफ करके उसे, कहते हैं ना, तुम अपनी बात पहले घर रख कर आओ, शांति से सुनो, यहाँ रख दो उतार के, हमारी बात पसंद नहीं आए तो फिर उठाना, पर पहले खाली करो। एक टीचर ट्यूशन पढ़ाते थे तो सबसे 50 रुपया महीना लेते थे। एक सेठ जी अपने बच्चे को लेकर आए कि हमारे बच्चे को भी पढ़ा दो, तो बोले आपसे 100 रुपया महीना लगेगा। बोले क्यों? सबसे 50 रुपया लेते हो? बोले तुम्हारे बच्चे ने उल्टा सीख रखा है, तो 50 रुपये उसे मिटाने के अलग लगेंगे। खाली जमीन की जो कीमत होगी, गलत प्लॉट बना होगा तो तोड़ने की कीमत लगेगी कि नहीं उसमें? तो ये एक बहुत फिलॉसफी का सबसे ज़्यादा काम का और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे पहले मनुष्य को दार्शनिक बनाता है, अनाग्रही बनाता है। वो अगर हम ऐसा नहीं बनेंगे तो हम जिंदगी बीत जाएगी और हम पक्षपात में रह जाएंगे। ऐसी कुछ हमारे आदत है अनादिकाल से कि जो जिस धर्म में पैदा हो गया, जो जिस जाति में पैदा हो गया, जो जिस राज्य में पैदा, अरे जरा सी बात में अगर मैं किसी गोरे देश में पैदा हो गया तो समझूंगा गोरे ही अच्छे होते हैं, काले अच्छे नहीं होते। जो जिस राजस्थान में पैदा हो गया वो कहेगा राजस्थानी ही सबसे अच्छे होते हैं, अग्रवाल हूँ तो अग्रवाल ही सबसे अच्छे होते हैं। ये बहुत गहरा आग्रह व्यक्ति का, जाति का, लिंग का। बहुत से लोग कोई समझता है, मान लो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, अब कोई आदमी ऐसा होता है उसे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, वो कहता है गारंटी से हस्बैंड गलत होगा, और कोई कहता है गारंटी से वाइफ गलत होगी। क्यों? क्योंकि एक ने आग्रह बना रखा है कि पुरुष हमेशा गलत होता है, वो सताता है, उसने जरूर परेशान किया होगा, वो उस पर डोमिनेट हो रहा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। और एक समझता है कि औरत वो गलत होगी। तब ऐसा व्यक्ति कभी फैसला कर पाएगा, सत्य जान पाएगा? नहीं जान पाएगा।
न्याय शास्त्र हमारी बुद्धि रूपी स्लेट को साफ करता है, सारे झाड़ झंकाड़ को निकालता है और हमें नए सिरे से वैज्ञानिक ढंग से सोचने को प्रोत्साहित करता है। मैं ये मानता हूँ और मैं ये देखता हूँ और आप भी देख रहे होंगे कि दुनिया में एक पक्षपात की बड़ी बुरी बीमारी है और आदमी कई बार खूब पढ़ लिख जाता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है, बहुत बड़े पदों पर पहुंच जाता है, प्रोफेसर क्या वाइस चांसलर बन जाता है, लेकिन पक्षपात नहीं जा पाता है। पक्षपात जाए बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, आग्रह बना रहता है। ये आग्रह बहुत बुरी बीमारी है, अंधविश्वास बहुत बुरी बीमारी है, अंधानुकरण बहुत बुरी बीमारी है, देखा देखी ये सब गंदी गंदी बीमारियां लगी। भावुकता समझे आप? भावुकता माने इमोशनल ब्लैकमेलिंग। वो जो हम क्या करें, वो ऐसे कह रहे थे तो हमको मानना ही था, तो गलत था तो हाँ वो गलत तो था, पर अब क्या करते, तो अब वो रो रहे थे ना, ऐसे कह रहे थे तो हमें तो मानना था, इतना जिद कर रहे थे इतना। ये सब बड़े भयंकर दोष हैं जो हमें सत्य का साक्षात्कार नहीं करने देते हैं। न्याय शास्त्र सबसे पहले हमारे चित्त को निर्मल बनाता है और वो ये बताता है कि बात को ईमानदारी से सोचो। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है खरा सो मेरा और एक होता है मेरा सो खरा। समझ में आया? क्या फर्क होता है दोनों में? कि एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि भाई बात कर लो, जो सही बात होगी, खरा सो मेरा, और एक व्यक्ति कहता है नहीं मेरी थ्योरी है, तुम कुछ भी कहते रहो, मेरा सो खरा। वो सब आपकी बात सब सुनूंगा, पंचों की बात सिर माथे पर, पनाला यहीं गिरेगा। तो ये जो जिद है, हठ बहुत बुरा दोष है, आग्रह बहुत बुरा दोष है, और ये सारे दोष हमें सत्य को समझने नहीं देते हैं। और जिस फिलॉसफी के फील्ड में हम आए हैं, जिस आत्मा का स्वरूप जानने हम आए हैं, जिस ईश्वर का स्वरूप हम जानने आए हैं, जिस जगत का सही स्वरूप जानने आए हैं, उसे हम जान नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत सारी बातें थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, जैसे न्याय शास्त्र को पढ़ने की दैनिक जीवन में भी क्या आवश्यकता है, डेली लाइफ में भी न्याय शास्त्र बहुत यूजफुल होता है। क्यों? न्याय शास्त्र पहले दिन ये सिखाता है, उत्तेजना को यहाँ रख दो, बात करो बात से। बात जैसे मान लो मैंने कोई बात कही माणिक जी से और ये मुझसे लड़ने शुरू हो गए, हाथ उठाएंगे, मैं कहूँगा अगर आप में ताकत है तो मेरी बात को बात से काटो। आपके पास में बात है ना। मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगता है, दिल मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। ये लंबी प्रोसेस है, ये शांत होना सिखाती है, ये कूल होना सिखाती है। ये कहती है उत्तेजना की जरूरत नहीं है, तर्क की जरूरत है। आप युक्ति से बात करो। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति न्याय शास्त्र पढ़ेगा, उसकी वाणी व्यवस्थित होगी, उसका चित्त व्यवस्थित होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के पुराने वाइस चांसलर एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे दुनिया में बहुत फैक्ट्री कल कारखाने हैं, हमारे शरीर में भी 2 कल कारखाने हैं। ये समझ लो, ये कोल्ड स्टोरेज है और ये शुगर फैक्ट्री है। और जो न्याय शास्त्र को पढ़ता है
दुनिया के किसी भी फैक्ट्री कल कारखाने की बिजली चली जाए, मान लो एक एप्पल का स्टोर रूम है और वहाँ की बिजली चली जाए, कूलिंग सिस्टम, तो क्या होगा कि वो जो सैकड़ों टन सेब फल रखा हुआ है सब सड़ जाएगा। वो कह रहे वो तो उस सेब फल वाले स्टोर की बात है। अगर आप उत्तेजित होंगे, अगर आपके इस कोल्ड स्टोरेज की लाइट चली गई ना भाई साहब, अगर इस शुगर फैक्ट्री की लाइट चली गई तो बहुत नुकसान हो जाने वाला है। जरा सी बात पर महाभारत हुए। इसलिए न्याय शास्त्र स्वस्थ होना, शांत, सारे मनोरोगों की सफाई करता है न्याय शास्त्र। हमको इतने सारे झंझटों, हमको शांति से वैज्ञानिक बुद्धि से किसी विषय पर विचार करना सिखाता है। ये न्याय शास्त्र का सबसे बड़ा योगदान है। और इस न्याय शास्त्र पर जैन आचार्यों ने 300 ग्रंथ लिखे। अभी डॉक्टर साहब ने, मैं आया उसके पहले लिस्ट निकाल के रखी थी, बोले देखो आपकी लिस्ट निकाली है मैंने न्याय ग्रंथों की एक लिस्ट बनाई थी। उसमें 300 ग्रंथ के नाम है और वो 300 ग्रंथ किसने लिखे हैं, कहाँ से छपे हैं, सब है। वो आपको मिल गई तो अभी निकाली पढ़ करके, बोले आपने कितनी मेहनत से बनाई। तो मैं इसमें बहुत वर्षों से डूबा हुआ हूँ और मुझे इतना आनंद आता है, मुझे हमेशा लगता रहता है कि व्यक्ति को सांप्रदायिक बनना तो सरल है, जन्म से घूंटी दे दी जाती है, वो तो बन जाता है मेरा ये संप्रदाय, और उसके लिए आदमी मर मिटने तैयार है। लेकिन सत्य के लिए मर मिटने की ताकत न्याय शास्त्र पैदा करता है। हम किसके लिए मरें, हमारी लाइफ किसके लिए है? हमारा जीवन हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। इसलिए न्याय शास्त्र पढ़ने से ये लाभ एक होता है। और जितने भी लोक में मतभेद होते हैं उन सब को वो शांति से सुलझा लेता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। कोई व्यक्ति गलत बात भी कह रहा है तो उसकी गलत बात से मेरा क्या नुकसान हो रहा है, उसकी गलत बात जो जैसा मानेगा वो वैसा भोगेगा, हम क्या करें। इसलिए अशांति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा भी न्याय शास्त्र की एक और सबसे बड़ी देन है। मैंने 2 खास देन बताई है, 2 पॉइंट खास आए हैं अभी, मैं उनको फिर एक हेडिंग में रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, अपने मन को पक्षपात, आग्रह, हठ, अंधविश्वास, भावुकता, अंधानुकरण इत्यादि दोषों से मुक्त करके स्वस्थ, शांत, वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने लायक, समझने लायक बनाता है। वो बिल्कुल लोग बिके हुए हैं, एक एक व्यक्ति से बंधे हुए हैं और सारा जीवन चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है। और इस तत्व ज्ञान विभाग में बैठे हैं, वो तत्व ज्ञान नहीं हो पाता है, तत्व निर्णय नहीं हो पाता है। तत्व ज्ञान करने के लिए पहले वैसी स्वस्थ, हमको खेती करनी है और खेती में उस जमीन में झाड़ झंखाड़ उगा पड़ा है, वर्षों से, सैकड़ों साल से वो जमीन तैयार नहीं है, तो अभी कितना चावल तैयार होगा उस पर मैं बोऊंगा। तो पहले उस खेत को साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही पहले तो चिंतन के योग्य बनना पड़ेगा, सही से समझने के लायक ये हमको बनाता है। ये इसकी सबसे बड़ी भूमिका है, देन है, योगदान है। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी अलग अलग बात कहेगा तो ये उसे परीक्षा करेगा, संवाद करेगा, विवाद नहीं करेगा। बड़ा अंतर होता है संवाद में और विवाद में। विवाद नहीं करेगा बल्कि
संवाद करेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बात हो। अभी मैं 10-12 दिन पहले औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ भी मेरा ये इस टाइप का ही कुछ विषय था। वहाँ पर मैंने ये कहा कि बुद्ध और महावीर पर मेरा वहाँ लेक्चर था। मैंने कहा उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपनी बात कहते थे और कोई उनका कितना भी विरोध करे, उन्हें गाली देते थे, पत्थर फेंकते थे, मगर उन्होंने किसी को भी अपना विरोधी नहीं माना। ये मेरा विरोध करे और ये समझे मैं विरोधी हूँ, लेकिन मैं नहीं समझूंगा कि ये मेरे विरोधी है। न्याय शास्त्र वाला, न्याय शास्त्र की विश्व शांति में बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, न्याय शास्त्र बहुत आसानी से विश्व शांति कर देता है। कैसे करता है? देखो, एक कॉलेज में, ऑफिस में अनुशासन बनाना हो और अगर जो हेड हो वो पक्षपात करता होगा तो फिर झगड़े होंगे। अगर जैसे वो बोले जो लेट आएगा उसकी एब्सेंट लगेगी। मान लो मैं एक ऑफिस का हेड हूँ और मैंने आज एक ऑर्डर निकाला, कल से सबको यहाँ 10 बजे आ जाना है, अगर लेट आएगा तो उसकी एब्सेंट लगेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को जो मेरा अपना चाहिए था, 1-2, उसको तो छोड़ रहा हूँ और बाकी की जो 2 मिनट लेट आ रहा है उसकी काट रहा हूँ, और जो एक है वो 10 मिनट लेट आया तब भी नहीं। तो क्या होगा? तब आंदोलन होंगे, आगजनी होगी, बसें जलाई जाएगी, उपद्रव होंगे, संस्था बंद होगी। और यदि मैं किसी के साथ पक्षपात ना करूं तो न्याय शास्त्र में ये सबसे बड़ी बात है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आग कोई भेदभाव नहीं करती। आग कोई भी हाथ देकर देख लो, आग कुछ कहेगी नहीं नहीं। देखो, हम लेडीज को फ्री करते हैं, लेडीज फ्री है आग के यहाँ, उसके यहाँ ऐसा फ्री नहीं है कुछ भी। जो हाथ देगा वो जलेगा, बच्चा हो बड़ा हो। अच्छा, जैनी लोग अच्छे होते, जैनी हाथ दे तो फ्री करे? नहीं, कुछ नहीं। वस्तु के स्वरूप में कोई पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए ये सीखने में ताकत लगती है। बाकी सीखने में, खेत को तैयार करके उपजाऊ बनाने में बहुत ताकत लगती है। फसल तो फिर धड़ाधड़ बीज बोते ही आएगी। हम लोग 50-50 साल पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको जो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसका कारण है हम अपने आग्रह लेके बैठे रहते हैं, हम पक्ष लेके बैठे रहते हैं और उसमें टस से मस होते नहीं है। 50 साल हो जाए, आप कितना भी पढ़ाओ करो, सब ठीक है, सब मैं वाटर प्रूफ होके बैठा हूँ, कितना भी वाटर गिरने दो, फर्क नहीं पड़ता। ये न्याय शास्त्र हमें बताता है कि ये मेरा जीवन है और मुझे सत्य को समझना है, स्वीकार करना है। और क्या बताता है न्याय शास्त्र? एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, मैं बोलूँ ना थोड़ी देर शांति से? कोई आकुलता तो नहीं? कुछ हो तो मुझे बता देना, है ना? हाँ, बोलिए। चलने दो ना शांति से, सबको आनंद आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मैं अभी बोलूँ 15-20 मिनट, 25 मिनट चलेगा? हाँ, आनंद से आओ, सब लोग आ जाओ, बैठ जाओ। मैं यहाँ बहुत अच्छे मन से आया हूँ। देखो, मैं इस पीठ को बहुत पहले से जानता हूँ और कभी से यहाँ आने का मन बनता था, लेकिन योग नहीं बैठता था। आज बन गया और मैंने कहा नहीं, हम तो ज़रूर से ज़रूर चलेंगे और बहुत अच्छे से, अच्छे मन से अच्छी बात कह कर आएंगे। और कोई भी अपने लायक काम होगा तो पवित्र मन से सहयोग करने का आश्वासन दे कर के आएंगे। मेरी बहुत भावना है, पूना जैसी जगह में इतनी सुंदर जैन चेयर है,
ये बहुत विकसित होनी चाहिए। और ये कमल कुमार जी को मैं 2500 साल से जानता हूँ, और ये बहुत परिश्रमी, अध्यवसायी सब कुछ है। अब ये इस पर बैठे हैं, कुछ इनके कार्यकाल में कोई और काम हो जाए, कुछ और आगे बढ़ जाए, तो कोई भी संसार में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हमको अच्छा काम करने से रोक सके। अपन करेंगे जरूर से जरूर। चलो, तो न्याय शास्त्र की एक और देन बताता हूँ। न्याय शास्त्र हमें एक ऐसी चक्षु देता है, हमें एक ऐसी आँख देता है कि जिस वस्तु को हम जानने चले हैं वो वस्तु भी परस्पर विरुद्ध धर्मों की है। उसमें भी वो नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। तो वो उसको देखने की कला भी हमें सिखा देती है। ये तीसरा योगदान। 3 पॉइंट बोले, सबके पकड़ में आ गए होंगे। फिर एक बार सेकंडों में रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, हमारे मन में जो अनेक दोष हैं ये उनको दूर करना सिखाता है। पहला पॉइंट न्याय शास्त्र। दूसरा पॉइंट, दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, मतभेद हैं, दार्शनिक हैं, सुनो सबकी, करो मन की। सबको सुनो, लेकिन संवाद सबसे करो, विवाद किसी से मत करो। सबकी बात को परीक्षा करके शांति से सुना जा सकता है कोई, और सबकी बातों को परीक्षा करके समझा जा सकता है। दूसरा योगदान ये है, बिना घबराए, बिना उत्तेजना के इसको खत्म कर दो, ये संप्रदाय होना ही नहीं चाहिए, इसे बाहर निकाल दो। न्याय शास्त्र सिखाता है कि मतभेद होते हुए भी मनभेद न रखें, ऐसा हो सकता है। हम सबसे प्रेम, विरोधी से भी प्रेम रखने की कला सिखाता है न्याय। देखो, मुझसे कोई पूछे ना कि भारतीय संस्कृति क्यों सबसे ज़्यादा महान है, तो मैं उत्तर देता हूँ कि मुझे तो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता सबसे बड़ी लगती है, और वो विशेषता ये है, विरोधी को भी गले लगाना। भारतीय संस्कृति, जिसकी वजह से मैं भारत को विश्व गुरु मानता हूँ, वो विशेषता है विरोधी से भी प्रेम करना। दूसरी जगह जो लोग हमारे विरोध में बोलता है ना, उसको फांसी पे लटका देते हैं, सूली पे लटका दिया जाता है। सज्जन आदमी हो तो भी जहर का प्याला पिला दिया जाता है। सुकरात और ईसा मसीह ये कोई उपद्रवी लोग नहीं थे, कोई आतंकवादी, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई बात ऐसी कही तत्वज्ञान की कि भाई तुमको, तुम्हारा मालिक कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा मालिक कोई राजा नहीं है, तुम्हारे मालिक तुम स्वयं हो। इतनी बात में राजा नाराज हो गया कि मेरी तो सारी सब खत्म हो रही है, तो भले चढ़ाओ इनको, ये तो सबको बदल देंगे। तो इसलिए ये एक बहुत जरूरी विषय है जो विश्व शांति के लिए आवश्यक है। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो वस्तु का स्वरूप है ना, खासकर अपन 3 चीजों को लेके बैठे हैं ना, जीव, जगत और ईश्वर, 3 मुद्दे लेके बैठे हैं ना। और खुलासा करो तो बात तो दिन के 4 बना लो, 5 बना लो, पर 3 मुद्दे मुख्य है। ये भी परस्पर विरोधी अनंत धर्मों को अपने अंदर धारण करते हैं। जैसे आत्मा नित्य है कि अनित्य, तो अब एक कह रहा है नित्य है, दूसरा कह रहा है अनित्य है। और न केवल कह रहा है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, एक दूसरे को खत्म करना चाह रहा है। लेकिन न्याय शास्त्र, जैन न्याय परीक्षा करता है और वो बताता है कि सुनो,
द्रव्य की अपेक्षा आत्मा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। तुम दोनों एक एक पक्ष देख रहे हो, तुम मिला करके पूरी वस्तु को देखोगे तो वो नित्यानित्य है, तुम्हारा विवाद व्यर्थ है। न्याय शास्त्र की ये बहुत बड़ी देन है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, न्याय। ये जिस विषय पर आज अपना व्याख्यान हो रहा है उस विषय का जो जान है वो है अनेकांतवाद। न्याय शास्त्र की क्या देन है कि न्याय शास्त्र ने हमको अनेकांतवाद दिया। मेरे एक गुरुजी तो एक वाक्य बोला करते थे जो शुरू में तो मुझे नहीं समझ में आता था, मैं हंसता था। बाद में मुझे समझ में आया कि ये तो बड़ा सारगर्भित वाक्य है। वो बोलते थे दुनिया में दो ही वाद होते हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद होता ही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है वो गारंटी से आतंकवादी है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन नहीं है। एकांतवाद आदमी को आतंकवादी बनाता है, वो लड़ाता है, और अनेकांतवाद सबको सुलझाता है। वो कहानी सबने सुनी होगी कि एक गांव में 6 अंधे रहते थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, साथ मिलके रहना खाना सब बड़े प्रेम से जीवन बिताते थे। एक दिन उस गांव में हाथी आता है। सारा गांव, पहली बार गांव में हाथी आया था। गांव के किसी आदमी ने कभी हाथी देखा नहीं था, तो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में सारा गांव दौड़ रहा था हाथी देखने के लिए। उस भगदड़ में उन्होंने पूछा कहाँ जाए? अरे बोले हाथी आया है, उसे देखने जा रहे। वो क्या होता है, हमको भी दिखाओ, हमें भी हाथी देखना है। तो लोगों ने कहा तुम क्या हाथी देखोगे? अरे बोले हम हमारा देखने का तरीके से देख लेंगे, क्या दिक्कत है? तो लोग उनको भी पकड़ करके चलो भैया आओ। उनको वहाँ पहुँचे तो उन्होंने महावत से रिक्वेस्ट की, महावत भैया सब तो ऐसे ही देख रहे हैं लेकिन हमें छूने की परमिशन चाहिए, हम हाथी को छू कर देखेंगे। महावत ने कहा ठीक है तुम आ जाओ, मैं ध्यान रखूँगा, तुम छू कर देखो। छओं ने हाथी को छुआ, लिपट गए उसके, और हाथी देख के वाह क्या हाथी है, थैंक यू महावत भैया हाथी दिखाने के लिए, और घर लौटे। और लौटते समय बात करते करते लड़ने लग गए, जोर से झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया? एक कहने लगा वाह क्या हाथी था, एकदम पिलर जैसा। दूसरा कहना बे झूठ बोलता है, मैं भी देख कर आया हूँ, हाथी पिलर जैसा नहीं होता है, हाथी दीवार जैसा होता है। तीसरा बोला तू भी झूठ बोल रहा है, थप्पड़ मारूंगा तेरे, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। चौथा बोला अरे तुम तीनों झूठ बोलते हो, हाथी सूप जैसा होता है। पांचवा बोला तुम चारों झूठे, मैं क्या खुद देख के नहीं आया, हाथी तो भाले जैसा होता है। छठा बोला तुम भी झूठे, पांचों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो केले के खंभ जैसा, थंबे जैसा होता है। झगड़ा हो गया, तू गलत तू गलत, बड़ा झगड़ा फैल रहा था। तभी सामने से कोई एक वृद्ध महापुरुष सज्जन गुजरे। अरे प्रज्ञा चक्षुओ, अरे सूरदासो, ये क्या हुआ? तुम तो हमारे गांव में मिसाल हो दोस्ती की, तुम तो हमारे गांव में दोस्ती की मिसाल हो। हम तुमको 40 साल से देखते हैं, ऐसी दोस्ती भगवान सबको दे। आज क्या हो गया तुमको, क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम खुद हाथी देख के आए, पर ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा बैठो, शांति से बैठो, तुम कोई भी झूठ नहीं कह रहे हो, तुम भी सत्य हो, तुम भी सत्य हो। देखो भाई, इसने पैर पकड़ा था इसलिए कह रहा है कि हाथी पिलर जैसा है,
इसने उसके पेट पे हाथ फेराया था तो कह रहा दीवार जैसा है। इसने पूंछ पकड़ी थी सो रस्सी जैसा बोल रहा है। इसने कान पकड़े थे सो सूप जैसा बोल रहा है। इसने सूंड पकड़ी थी इसलिए कदली स्तंभ बोल रहा है। इसने दांत पकड़ा था इसलिए भाला बोल रहा है। अरे हाथी ऐसा खंड खंड नहीं है, इन तुम सबको जोड़ दो तो हाथी बन जाएगा। बस न्याय शास्त्र सब दर्शनों को जोड़ने की कला सिखाता है। तोड़ने से अशांति होती है और जोड़ने से शांति होती है। न सांख्य दर्शन गलत है, न मीमांसा दर्शन गलत है, न वेदांत गलत है। सब सच है, लेकिन सब सत्य के एक अंश को जब पूर्ण अंश संपूर्ण वस्तु समझ लेते हैं तो झगड़ा होता है। और न्याय शास्त्र कहता है हमारा ज्ञान, हमारा वाणी, हम पूरी बात कह नहीं पाते हैं। देखो, आप पूछो नींबू कैसा होता है तो मैं क्या बोलूं? मैं बोलूंगा कि नींबू खट्टा होता है। फिर कोई कहेगा गोल होता है। फिर झगड़ा शुरू। और मैंने झगड़े शुरू करने के मुद्दे बने हुए कदम कदम पर। न्याय शास्त्र बताता है, अनेकांतवाद बताता है कि वो आकार की अपेक्षा गोल है, रस की अपेक्षा खट्टा है, रंग की अपेक्षा पीला है। मत लड़ो तुम तीनों एक दूसरे को जोड़ लो, समन्वय कर लो। समन्वय से शांति होती है। ये न्याय शास्त्र का सबसे बड़ा संदेश है। वस्तु के स्वरूप को अनेकांतवाद दिखाता है। कोई भी बात हो, कभी भी स्यादवाद कहता है, अनेकांतवाद का दूसरा नाम स्यादवाद भी है। वही अनेकांतवाद जब वाणी में आ जाता है तो उसे स्यादवाद कहते हैं। और स्यादवाद से सारे विवाद सुलझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे कोई कहे कि अभी मैं आपसे पूछूं इस समय दिन है कि रात, और अगर कोई कह दे कि अभी रात है तो क्या करना चाहिए उस आदमी का? कि उसे भगाओ, मारो, पीटो? अरे कुछ नहीं, अरे वो अमेरिका की अपेक्षा बोल रहा है, वो वहां से आया है। हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना व्यू है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का, जैन न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति का 4 अध्याय पुस्तक पृष्ठ संख्या 156 पर साफ साफ लिखा है कि यदि अनेकांतवाद को अपना लिया जाए तो कहीं कोई झगड़ा न हो, सब जगह सुलह ही सुलह है। अहिंसा और अनेकांत। आपको पता है महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया और उनसे पूछा गया कि आपने कैसे आज़ाद कराया, तो उन्होंने उत्तर दिया मेरे पास तो 2 ही चीज़ें थी, एक हाथ में अहिंसा और दूसरे में अनेकांतवाद, और मैंने इसी से देश को आज़ाद कराया। और आज भी भारत के संविधान में वो चित्र छपा है, महावीर भगवान का चित्र छपा है, और ये साफ साफ लिखा है कि उनके अहिंसा और अनेकांतवाद के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। मैं कितनी बातें बताऊं, मैंने लेख लिखे हैं, आप उनको पढ़ो। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा हमको ये जो मनुष्य जीवन है इसमें थोड़ा सा सावधानी से तत्व निर्णय करना है, ईमानदारी से ऊपर उठकर बहुत वैज्ञानिक ढंग से हमको चीज़ों को समझना है। ये ही न्याय शास्त्र का मूल संदेश है कि तुम इसे सावधानी से समझो। वो मेरी मानो नहीं कह रहा है। जैन न्याय ये नहीं कहता कि तुम मेरी मानो, वो कहता है तुम तो जो सच हो ना उसको मानो। तो ऐसी ये बहुत अच्छी शिक्षा देता है।
इसको समझने से मन में भी शांति आती है, समाज में भी शांति आती है। और संसार का वास्तव में कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जो 100% सत्य हो। आप कोई भी बोलो, हमारे शास्त्रों में आया कौआ काला होता है, बताओ ये बात सही है कि गलत है? लेकिन उत्तर दिया कि सुनो, कौआ भी पंख की अपेक्षा काला होता है, हड्डी की अपेक्षा देखो तो सफेद है, खून की अपेक्षा देखो तो लाल है, पित्त की अपेक्षा देखो तो पीला है, नसों की अपेक्षा देखो तो नीला है, उसमें भी पांचों रंग है। कौआ वास्तव में पंचवर्णी है। उसे केवल काला समझकर आग्रह करना, जिद करना और लड़ाई करना, इसका नाम एकांतवाद है। हाँ, देखो मुख्य गौण पद्धति है। मुख्य देखो, मैं आपसे पूछता हूं, बर्फ कैसी होती है? बर्फ ठंडी। टमाटर कैसा होता है? फूल कैसा होता है? खुशबूदार। अब मैं जरा आपसे एक बात पूछूं कि मैंने पूछा था कि बर्फ कैसी होती है, तब आपने उसका स्पर्श बताया था, समझ में आया? नींबू पूछा तो आपने रस बताया था, अब उसका स्पर्श क्यों नहीं बताया? या तो सबका स्पर्श बताते, या तो सबका रस बताते। टमाटर कैसा होता है तो आपने कलर बताया, एक का आप भाई सुनो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। मैंने पूछा चीनी कैसी तो आप कह रहे हो मीठी, टमाटर कैसा तो लाल। तो या तो दोनों का टेस्ट बता दो या दोनों का कलर बता दो। मैंने ये तो नहीं पूछा था ना कि चीनी का स्वाद कैसा होता है, ये तो नहीं। मैं तो, मेरा क्वेश्चन तो सेम था ना कि चीनी कैसी होती है, बर्फ कैसी होती है, टमाटर कैसा होता है। लेकिन ये डिसीजन आपने अपने मन से कैसे कर लिया कि मैं एक का तो स्पर्श बताऊं, एक का रस बताऊं, एक का गंध बताऊं? ये डिसीजन कैसे कर लिया? कि कर लिया, यही आपने गलत नहीं किया, ये लोक की व्यवस्था है। हमें जिस चीज से मतलब होता है, हमें बर्फ के कलर से मतलब नहीं है। बर्फ सफ़ेद होती, पीली होती, हमको चलता में ठंडा करना है, ठंडी चाहिए। और हमको टमाटर से लाल कलर से मतलब है, हमको चीनी से, मीठे से मतलब है हमको। हम जिस चीज, इसको कहते मुख्य गौण पद्धति। न्याय शास्त्र कहता है कि जब भी कोई बात कही जाती है, जब भी कोई स्टेटमेंट होता है, तो वो मुख्य पद्धति से, मुख्य गौण पद्धति से एक को मुख्य किया जाता है। लेकिन उसी समय दूसरी बातें भी गौण रूप से होती ही है। आप ऐसा मत समझ, आप बात पकड़ोगे तो कदम कदम पर झगड़ा होगा, कदम कदम पर झगड़ा होगा। अगर कोई बात ही पकड़ना चाहेगा तो कदम कदम पर झगड़ा होगा। इसलिए अगर विवाद मिटाने हैं तो स्यादवाद को स्वीकार करो, अनेकांतवाद को स्वीकार करो। तो अगर इस केंद्र से, इस पीठ से जुड़े हुए आप सब लोग थोड़ा बहुत न्याय शास्त्र में प्रवेश करेंगे तो आपका जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा, आप सुलझ जाओगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके लिए आप चाहो तो ये किताब से शुरुआत कर सकते हो। ये बेसिक है। न्याय शास्त्र थोड़ा सा जटिल है, मैं उसका परिचय भी दे सकता हूँ। मैं तो समय से मैंने एक आधा बेसिक, एक जैन न्याय का बेसिक परिचय ये भी लिखा है। न्याय शास्त्र हमको परीक्षा कैसे की जाती है ये सिखाता है, उसके लॉजिक क्या है, प्रमाण क्या है, न्याय क्या है, हेतु क्या दिया जाता है, कौन हेतु सच्चा होता है और कौन हेतु गलत होता है।
प्रमाण और प्रमाणाभास में फर्क करना सिखाता है, हेतु और हेत्वाभास में फर्क करना सिखाता है। ये सारे फायदे इससे होते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें एक बार प्रवेश इसमें नहीं करेंगे तो कई बार मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, 50-50 साल हो जाता है लेकिन वे तत्व ज्ञान तत्व निर्णय नहीं कर पाते हैं। कोई न कोई आग्रह में ही सारी जिंदगी काट देते हैं। हमें हमारी जिंदगी किसके लिए है, मैं तो ये बहुत बार सोचता हूँ। हमें सही बात समझने के लिए जीवन है, और ये न्याय शास्त्र उस सही बात को समझाने में हमारी बहुत अधिक मदद करता है। अब अगर आप कुछ कहना चाहें, किसी के मन में कोई बात हो, प्रश्न हो, तो मैं भले और कुछ थोड़ी देर में आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जितना मैंने मेरी समझ में आया वो आपके सामने शांति से रखने की कोशिश की है। मुझे थोड़ा ऐसा पूछना था। हाँ बोलिए। कि ये जो न्याय वैशेषिक दर्शन जो है, तो उनमें और जैन न्याय में क्या साम्य और क्या भेद हो सकता है? दोनों में एक साम्य ये है कि दोनों परीक्षा करने की प्रेरणा देते हैं। न्याय वैशेषिक भी, जितने भी न्याय है, न्याय इसी बात के लिए बना है। बौद्धों के यहाँ भी न्याय है, बौद्ध न्याय भी है, जैन न्याय भी है, वैदिक न्याय भी है। 3 न्याय खास है, और तीनों के यहाँ एक तर्क भाषा नाम की किताब मिलती है। जैन तर्क भाषा भी है, बौद्ध तर्क भाषा भी है, और हिंदुओं के अभी वैदिक तर्क भाषा भी है। साम्य तो ये है कि तीनों ये कहते हैं, आंख मीच के ब्लाइंड फ्लोअर मत बनो। तुमको कोई भी बात, ये तीनों बोलते हैं, ये तो तीनों में समानता है। वो कहते हैं तुम अंधभक्त मत बनो, अपनी आंखें खुली रखो, और जो भी बात कही जा रही है उसकी स्वयं परीक्षा करो। ये तो साम्य है। वैषम्य क्या है कि एक कहता है कि परीक्षा का आधार क्या हो। जैसे तोल के तो तीनों दुकानदार दे रहे हैं, लेकिन एक कह रहा है मैं तो ISI तराजू बांट रखूँगा, दूसरा कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पत्थर लकड़ी से तराजू बना रख के तोल के दे रहा हूँ ना। माने ये जो प्रमाण व्यवस्था बनी है, इसमें कहीं कहीं दोष, और उसकी परीक्षा के लिए फिर एक शास्त्र खड़ा हुआ, उसका नाम है प्रमाण मीमांसा। जैसे एक कहता है कि गुरु प्रमाण है। देखो मैं अंतर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम ने, कि जैन न्याय कहता है कि हम तो परीक्षा करेंगे सो बिल्कुल खुली आंख से स्वतंत्र होके करेंगे, हमारे पैर में बेड़ी मत बांधो। और एक कहता है तुम परीक्षा करो कितना भी, लेकिन अपने गुरु के अगेंस्ट मत जाना। गुरु प्रमाण है। एक कह रहा है कि वेद प्रमाण है, तुम कितनी भी परीक्षा करो पर तुम्हारे पैरों में वेद की बेड़ी डाल दी है, तुम वेद से बाहर मत जाना। वेद प्रमाण। एक कह रहा है वेद प्रमाण है, एक कह रहा है गुरु प्रमाण है, और जैन न्याय कहता है मैं कुछ नहीं जानता। जैन न्याय ने महावीर प्रमाण है, अरिहंत प्रमाण है नहीं कहा, उसने कहा ज्ञान प्रमाण है, खुली आज़ादी दी है, सम्यक ज्ञान। आप क्या होता है, ये ऐसी बात हो गई कि तुम उड़ो, डोर मेरे हाथ में, तो ऐसा फर्क थोड़ा है। वहाँ तो प्रमाण की परिभाषा सीमित कर दी गई, बांध दी गई। और सुनो एक और बात बताता हूँ। जैन न्याय का प्रयोजन है तत्वाधिगम, तत्व निर्णय। 2 तरह की बात होती है, और न्याय वैशेषिक वालों के यहाँ न्याय का उद्देश्य है स्वमत मंडन परमत खंडन। वो कहते हैं हम इतना
जानते हैं कि हम अपनी बात का मंडन करना सिखा देंगे। जैसे मान लो मैं न्याय वैशेषिक का विद्वान हूँ और कोई मेरे पास आया पढ़ने, तो मैं कहूँगा मैं तुमको जीतना सिखा दूंगा बेटा, कैसे भी मैं तुझे जीतना सिखा दूंगा। जैन नैयायिक कहेगा कि मैं तो तुम्हें सत्य समझना सिखा दूंगा। जैसे वकील दो तरह के होते हैं। एक वकील ऐसा होता है जिसके पास जाओ ना तो वो मुद्दा सुनता है पहला, और फिर कहता है सुनो भाई साहब, इसमें तो आप गलत हो, मैं तुम्हारा केस मेरे हाथ में आएगा ना तो तुम हार जाओगे। मैं तो सत्य का पक्ष लेता हूँ, वहाँ अदालत में खड़ा होता हूँ। मैंने जीवन में वकालत सत्य की रक्षा के लिए सीखी है, और तुम गलत हो। बढ़िया ये है कि केस मत करो, जाके पहले अपनी गलती सुधार के बात को यहीं ख़त्म कर लो। वहाँ लाखों रुपए खर्च करोगे और मुझे वकील बनाओगे तो मैं भी यही फैसला दूंगा कि तुम गलत हो। और एक वकील ऐसा होता है जिसके पास जाओ तो वो कहता है क्या चाहिए, भाई साहब मैंने ये किया, चिंता नहीं करो 10 लाख दोगे, मेरी फीस चलेगी देखो एक एक पैसे की, पर मैं तुम्हें जिता दूंगा। मैं तुम्हें जिताने की गारंटी लेता हूं। एक कहता है मैं सत्य को सामने लाने की गारंटी देता हूं। ये थोड़ा फर्क है। बात किसी को बुरी लगे लेकिन ऐसा स्वरूप है। मैं तो उस यूनिवर्सिटी में बैठता हूँ, न्याय वैशेषिक वाले हमारे सब मित्र हैं, वहाँ तो न्याय वैशेषिक में छल, जाति, वितंडा, तुम कैसे इसका प्रयोग करो, मतलब नहीं। तुम जीत के, गुरु कहता है तू जीत के आया कि हार के, बस मुझे कुछ मत सुना क्या हुआ। जीत के आया ना, शाबाश, तेरा अभिनंदन है। और जैन न्याय कहता है कि तू गलत है तो तेरा हारना ही बढ़िया है। चलिए, और किसी को प्रश्न है? न्याय का नी नचन, हाँ, और नए का भी नी नचन। हाँ हाँ, तो दोनों में फिर कुछ अंतर है या व्युत्पत्ति तो सेम है दोनों में? अर्थ अनंत है, शब्द सीमित है। व्याकरण की ये मजबूरी है, इसलिए एक एक शब्द से अनेक अनेक अर्थ बताए गए हैं। ये इतने शब्द क्यों, सब एक शब्द के कई कई अर्थ क्यों होते हैं? क्या करे, हमको बातें अनंत बता। नी धातु से ही नय बना है, नी धातु से ही न्याय बना है, लेकिन दोनों अर्थ इसलिए बन गए कि जब नय पढ़ाएंगे तो नयति थी वो भी ले ही जाता है हमें वस्तु स्वरूप तक, और ये भी ले ही जाता है। प्रमाण और नय में ये फर्क है, पूरी वस्तु को कहने का नाम प्रमाण है और उसके एक अंश को कहने का नाम नय है। जैसे मैंने बोला नींबू तो ये हो गया प्रमाण, और खट्टा, गोल, रसीला तो ये हो गया नय। हमने बोला मनु हाथी, ये हो गया प्रमाण, पूंछ, सूंड ये हो गए नय। नयों को जोड़ना भी है। हमें शर्ट बनाना है, दर्जी पहले इसको काटेगा भी और काट कर जोड़ेगा भी। अगर कटा हुआ छोड़ दिया तो शर्ट नहीं बनेगी, काटेगा नहीं तो भी शर्ट नहीं बनेगी, और कटा हुआ छोड़ देगा तो भी शर्ट नहीं बनेगी। काटना भी जरूरी है और सिलना भी जरूरी है, नाव में बैठना भी जरूरी है, और जब नाव उस पार पहुंच जाए तो झट से उतरना भी जरूरी है। बैठे रहे तो भी पार नहीं जाओगे और बैठे नहीं तो भी पार नहीं जाओगे। साबुन लगाना भी जरूरी है और लगा के उसे धोना भी जरूरी है। लगाया नहीं तो भी सफाई नहीं होगी और लगा छोड़ दिया तो भी सफाई नहीं होगी। न्याय तो साधन है, साधन, ये तो साध्य तो तत्व ज्ञान है। हाँ भाई साहब, सामाजिक न्याय की कौन सी विचारधारा प्रभावी रही? जैन विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, दोनों में से कौन? वैसे अभी हमने पहले ही कह दिया था सामाजिक न्याय हमारा विषय नहीं है।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी बात वहाँ तक जाए, कल को हमारी न्यायालय में बात जाए, वो कहेंगे कि भैया आप अथॉरिटी नहीं हो, हमारे बारे में आपने लॉ से कुछ किया है, तो हम उस सामाजिक राजनीतिक न्याय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उस बारे में सच बात तो ये है। लेकिन एक लाइन कह देना चाहता हूँ, अहिंसा, अनेकांत, ये तो ऐसे बेसिक प्रिंसिपल हैं कि जिनकी सब जगह जरूरत पड़ती है। पक्षपात ना हो, बिना निष्पक्ष होकर शांति से सब में मतभेदों को सुनते हुए कोई समाधान करने की जो ये शैली है, वो तो बहुत उपकारी है, बहुत उपयोगी है। उसे तो सामाजिक क्या, कितने भी न्याय हो, सब में काम में लेना। न्याय का नाम फेल हो जाएगा अगर इस शैली को काम में नहीं लेंगे तो। किसी की बुराई आलोचना नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, जैसे है ना, कई बार क्या होता है, जैसे मैं किसी को है ना, मैं किसी आदमी को नौकर रख रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ तुम मेरी दुकान देखो और तुम पूरे आज़ाद हो, चिंता मत करना, तुम्हारी दुकान पूरे, बस मुझे जरा कान में डाल दिया करो। एक कान में डाल दिया करो क्या है वो, अब वो कोई फैसला ले पाएगा उसे बात, और मेरे पास कान में डालने आएगा कि मैं ये बेच दूं क्या, मैं बोलूँगा मत बेचो और फिर बेच देगा तो वो स्वाधीन कहाँ हुआ। मैंने कह भर दिया कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मैंने उसे स्वतंत्र रहने नहीं दिया। मैंने उसकी उस पतंग को तू उड़ डोर मेरे हाथ में। जैन न्याय कह रहा है कि नहीं, परीक्षा करो ईमानदारी से। और बहुत सुंदर है, अभी तो ये तो एक क्लास समझ लो, आज अपन बैठे हैं, भूमिका बनी है। अगर जब आपको थोड़ा टेस्ट लगेगा, ये चीज़ आएगी ना, परीक्षा कैसे की जाती है, तो वो आर्ग्यूमेंट पर सब बात ये सुनने तैयार है कि हम अगर कोई गलत पद्धति अपना रहे हैं तो आप हमें बताओ कि भाई ये तो तरीका ठीक नहीं है। भाई सही बात सही है, वो दोषावाच्या गुरोरपि शत्रोरपि गुणावाच्या, शत्रु में भी गुण हो तो वो गुण है, और गुरु में भी दोष हो तो वो दोष तो दोष है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे गुरुजी, मान लो मेरे गुरुजी बोलते समय नाक में उंगली देते हैं तो मैं भी दूं क्योंकि मेरे गुरुजी देते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, क्योंकि मेरे गुरुजी देते हैं। तो कहते हैं इसका नाम हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। इसका नाम तर्क नहीं है, तर्काभास है। तर्क से बात रखो तो सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपको प्रश्न है? सुनील जी आप हैं? हाँ आइए। मैं सुनील जी से निवेदन करता हूँ, वो आज के प्रमुख वक्ता हमारे डॉक्टर वीर सागर जी का अध्यासन की तरफ